आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। तो बिहार बजट एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्ज़ाम से पूर्व में एक बार रिवीजन करना। तो आज हम लोग इसे वीडियो के माध्यम से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे तथा इसके महत्वपूर्ण बिंदु एवं पॉइंट्स को याद करने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बिहार विधानसभा में पेश किया गया, तो इसी से संबंधित आज का वीडियो होगा और इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये तीनों ही पार्ट आपको 1 से 2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। उसके बाद बजट सेक्शन को भी हम लोग अपलोड करेंगे। मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि बजट जो होता है जिसमें हम देखते हैं कि सरकार द्वारा आगामी 1 वर्ष में यानी अगले वित्तीय वर्ष में क्या योजनाएं लेके आई गई हैं और उस योजनाओं में कितना व्यय किया जाएगा उसका वर्णन किया जाता है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट के खर्च थे उसका उपलब्धि दर्शाया जाता है कि कितना खर्च किया गया, क्या उपलब्धि दर्ज हुई। तो यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसके तहत हम लोग मूल रूप से ये देखेंगे कि 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया गया था उसके तहत क्या क्या उपलब्धि और क्या क्या प्रगति देखने को मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। सबसे पहले ये जानकारी ले लें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा पेश किया गया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन इसे पेश किया गया और यह राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था। आपको बता दें कि 2005-06 में पहली बार जो है इसे पेश किया गया था, उसके बाद क्रमशः इसे पेश किया जा रहा है और यह 16वीं बार है जब आर्थिक सर्वेक्षण बिहार राज्य द्वारा पेश किया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया ताकि इसे बेहतर रूप में प्रदर्शित किया जा सके। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3 श्रृंखलाओं के माध्यम से इन 13 अध्यायों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने एवं जानने का प्रयास करेंगे। आते हैं हम लोग सबसे पहले अध्याय की ओर। सबसे पहला अध्याय है बिहार की अर्थव्यवस्था, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, इंग्लिश में से गुड्स स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ये कितना प्रतिशत बढ़ा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि बिहार का जीएसडीपी में कितना प्रतिशत की वृद्धि जो है 2020-21 में दर्ज की गई। तो इसका आंकड़ा है 2.5%। बात करते हैं इस टेबल के माध्यम से जीएसडीपी के आंकड़ों को। तो बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अगर इसकी देखें तो ये 618.63 हज़ार करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्य पर बात करें जो कि 2011-12 पे दर्शाया जाता है 419.68 हज़ार करोड़ है। बिहार का एनएसडीपी, जिसे निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है, 566.47 हज़ार करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्य पे 379.55 हज़ार करोड़ है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें तो वर्तमान मूल्य पे 50,555 रुपये है, जबकि स्थिर मूल्य पे 34,314 रुपये है, जो कि भारत में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति की बात करें एनएसडीपी तो 46,292 रुपये है, जबकि स्थिर मूल्य पर 31,000 यानी 31,017 रुपये है। ये अगर बात कर ले तो ये जीएसडीपी प्रति व्यक्ति मूल्य जो है ये व्यक्ति विशेष पर यानी जनसंख्या के आंकड़ों के द्वारा भाग दे करके निकाला जाता है। अब आते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की ओर जो पहले अध्याय से जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा क्या रहा। आपको पता है कि जीएसडीपी के 3 पार्ट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र होते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसमें कृषि, पशुपालन आदि गतिविधियां जुड़ी होती हैं, उनका योगदान 19.2% है। यानी कुल अगर 100% जीएसडीपी है तो इस 100% में किस क्षेत्र का क्या योगदान है, तो 19.2% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है।
द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19.5% है, जो कि लगभग प्राथमिक के बराबर ही है। और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है और 61.2% इसका योगदान है। यानी बिहार के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र को देखने को मिलता है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का। वर्ष 2016-17 से अगर बात करें 2020-21 तक की अवधि में किन किन क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी 2016-17 में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र का योगदान कितना था और 2020-21 में वो कितना बढ़ गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 2.3% बढ़ा है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है 4.8% बढ़ा है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 8.5% बढ़ा है। इसका रीज़न यही है कि वर्तमान में जो सेवा क्षेत्र है ये सबसे तेज गति से विस्तृत होने वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में देश में भी और अन्य राज्यों में भी इसी क्षेत्र का योगदान सबसे तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला अगर बात करें तो बिहार में पटना रहा, जिसका 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रहा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीएसडीपी का आंकड़ा जो है ये पूरे बिहार की हम लोग बात कर रहे थे और पूरे बिहार में अगर हम लोगों ने देखा तो देखा कि ये आंकड़ा जो है 50,555 रुपये है प्रति व्यक्ति जीएसडीपी। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम जिले वाइज अलग अलग करें तो ये पता चलता है कि पटना वह जिला है जिसका सबसे ज़्यादा जीएसडीपी है। जबकि सबसे कम वाले की बात कर ले तो जो सबसे छोटा जिला है हमारे राज्य का यानी बिहार का वो है शिवहर और इसका सबसे कम जीएसडीपी जो है वो देखने को मिलता है। 19,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति इसका जीएसडीपी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस सूची को थोड़ा सा याद कर लेंगे, उसी सूची से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पटना में है, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र और कृषि के व्यवसायीकरण वाले क्षेत्र होने के कारण। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, तो पहला स्थान शिवहर का है, दूसरा स्थान अररिया का है। तीसरा है पॉइंट पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पटना में और उसके बाद मुजफ्फरपुर में खपत होता है। दोनों ही महत्वपूर्ण शहर हैं बिहार के। चौथा नंबर पे पेट्रोल का सबसे कम खपत कहाँ होता है, तो बांका में और उसके बाद शिवहर में सबसे कम खपत होता है। पांचवा है डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, तो शेखपुरा और नेक्स्ट है पटना में। छठा है डीजल का सबसे कम खपत कहाँ होता है, तो किशनगंज और शिवहर में होता है। इसके अलावा सातवां पॉइंट है रसोई गैस का सर्वाधिक खपत जो है वो कहाँ होता है, तो पटना में और बेगूसराय दूसरे नंबर पे, यानी प्रति व्यक्ति आय वाला ही जो है वो रसोई गैस में है। और 8 नंबर पे है रसोई गैस का सबसे कम खपत कहाँ होता है, तो अररिया में सबसे कम खपत होता है और दूसरा नंबर जो है वो किशनगंज का आता है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनसे जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आते हैं पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की तुलना में लगभग कितना गुना अधिक है, तो 7 गुना है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये 19,000 जो है वो पटना का था और 1,31 जो था वो पटना का था और 19 जो था वो शिवहर का था, तो इस तरह से वो 7 गुना जो है वो कम है। नेक्स्ट है सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की वार्षिक मुद्रास्फीति दर जो है वो क्या रही, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये मुद्रास्फीति दर जो है 2.8% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ये 4.9% रही। और ये मुद्रास्फीति का अगर समग्र कर ले, औसत निकाल ले, तो ये 3.1% पूरे बिहार क्षेत्र के लिए रहा, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही सम्मिलित है। बात करें नोट में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुद्रास्फीति दर है वो बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति दर जो है वो भारत से अधिक देखने को मिली है। तो यानी ये आंकड़े भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब आते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जो कि हमारा है राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था में मुख्य रूप से आंकड़े ही देखने को मिलेंगे और महत्वपूर्ण आंकड़े। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 1,65,696 करोड़ गत वर्ष की अपेक्षा में 13.4% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूंजीगत व्यय में बात करें तो 26,203 करोड़ जो है ये खर्च हुआ है, जो कि
30.5% बढ़ गया है वित्त वर्ष पिछले तुलना में। राजस्व व्यय में बात करें तो 1,39,493 करोड़ खर्च हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10.7% की बढ़ोतरी है। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी रही, तो वो रही है 1,64,903 करोड़ रुपए। इन प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो 36,375 यानी लगभग 26% की वृद्धि के साथ प्राप्त हुआ है, और राजस्व प्राप्तियां जो है वो ज़्यादा है। तो हमेशा ये होता ही है कि राजस्व में प्राप्ति भी अधिक होता है और पूंजीगत में प्राप्ति कम होता है, और राजस्व में व्यय भी अधिक होता है और पूंजीगत में व्यय उससे कम होता है। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जो कि राज्य के वित्त व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे और इसके चार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आंकड़ों को ऑप्शन आने पर आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 2020-21 में कुल व्यय जीएसडीपी का 26.8% हो गया, जो कि 19-20 में जीएसडीपी का 23.7% ही था। तो यानी व्यय जो है वो बढ़ा है जीएसडीपी का, जिससे क्या होता है कि आर्थिक प्रगति जो है वो अधिक होती है। वर्ष 2020-21 में राजस्व लेखे में सामान्य सेवाओं पर जो व्यय हुआ है वो 46,293 करोड़ हुआ है, जो कि 11.1% की बढ़ोतरी के साथ हुआ है। सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है वो 63,808 करोड़ हुआ है। आर्थिक सेवाओं पे जो व्यय है वो 29,445 करोड़ है। अब यहाँ आपको देखना है कि जब हम सरकार द्वारा व्यय किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सामाजिक सेवाओं पर, इसी को ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो सामान्य सेवाएं हैं जो कि नियमित रूप से चलती रहती हैं, और फिर उसके बाद आर्थिक सेवाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बिहार में सामाजिक स्थिति को उन्नत बेहतर बनाने के लिए और एवं भारत सरकार में भी ये देखने को मिलता है कि सामाजिक सेवाओं पे ही सबसे ज़्यादा व्यय किया जाता है। जो सामाजिक योजनाएं होती है जिनसे अधिक जन सामान्य को लाभ मिलता है, उन योजनाओं पे अधिक व्यय किया जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 10.4% की बढ़ोतरी भी की गई है। नेक्स्ट आते हैं कुछ आंकड़े जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्तियां 29,175 करोड़ हुई है, जो कि पिछले बार से 25.9% अधिक है। वर्ष 2020-21 में कुल पूंजीगत व्यय जो है वो 26,203 करोड़ हुआ, और वर्ष 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय जो है ये 18,209 करोड़ हुआ है। बिहार को केंद्र सरकार के संसाधनों का कुल अंतरण 2020-21 में 98,128 करोड़ रुपया हो गया है। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 में 2,27,196 करोड़ रुपया थी, जो जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% थी। संचित निधि खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% देखने को मिला है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि काफ़ी पढ़ने में थोड़े से टफ होते हैं, इसको याद रखना थोड़ा टफ होता है, बट इसको आप एक बार रिवाइज करके रखेंगे, 2 बार रिवाइज करके रखेंगे तो एग्ज़ाम में जब आंकड़े आपको दिखेंगे ऑप्शन के साथ तो उसे आप बना सकेंगे। इसके अलावा आपको एडुटेरिया के बिहार स्पेशल वार्षिकी बुक में जो ऑब्जेक्टिव सेशन दिया गया है उसमें अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आंकड़े थोड़े से याद हो जाएंगे आपको। अब आते हैं बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन। एक तरफ है सूचकांक और दूसरे तरफ है 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही आंकड़े सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं राजस्व घाटा की ओर, तो जो कि 2019-20 में 1,784 करोड़ था, जो कि 20-21 में जो है 11,325 करोड़ है। ये सारे आंकड़े जो है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की किताब जो लॉन्च की जाती है बिहार सरकार द्वारा, उससे लिए गए हैं। राजकोषीय घाटा जो है वो 14,725 करोड़ था, जो बढ़ करके जो है 29,827 करोड़ हो गया है, और प्राथमिक घाटा जो कि 3,733 करोड़ था वो बढ़ करके 17,343 करोड़ हो गया है। तो यानी ये सभी आंकड़े जो है वो वृद्धि के साथ है, यानी सभी प्रकार के घाटाएं जो है वो बढ़ी हैं। इसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा सम्मिलित है। नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारा तीसरा अध्याय है, वो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। गत 5 वर्षों यानी 2016-17 से लेकर के 20-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है वो 2.1% की है।
पशुपालन की वृद्धि दर जो है वो 10% के साथ वृद्धि हुई है और मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है वो 7% की वृद्धि हुई है। यानी विगत 5 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में 2.1%, पशुओं के मामले में 10% और मत्स्य पालन के मामले में 7% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 19%। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि हमारा जो आंकड़ा दिखाई देता है उसमें आंकड़ों में अगर आप ध्यान देंगे तो ये आंकड़े कई जगह आपको मिलेंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो 19.2%। यही 19.2% यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जब हम लोग इस कृषि सहवर्ती क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का राज्यगत मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा है। तो ये लगभग 19% हिस्सा रहा है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं? तो कृषि में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। बिहार राज्य को जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। सबसे पहली बार 2011-12 में मिला था। जब मिला था ये मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए मिला था। इसके बाद 2012-13 में मिला था और ये मिला था गेहूं की फसल के लिए। उसके बाद 2015 और 2015-16 और 2016-17 ये दोनों बार जो है वो बिहार को मिला था और ये मिला था मक्का के उत्पादन के लिए। और उसके बाद अंतिम बार 2017 और 18 में जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था और ये मिला था गेहूं के लिए। तो इस प्रकार से बिहार सरकार को 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में अलग अलग फसलों के लिए जो है वो कृषि कर्मण पुरस्कार 5 बार मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित बिंदुओं में, वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित था? तो 17.95 लाख टन जो है वो अनुमान लगाया गया था कि खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। गत 3 वर्षों में 2018-19 से लेकर के 20-21 में चावल में जो वृद्धि देखने को मिली है 9.6% जो है वो चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि मक्का के उत्पादन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसके लिए 13 जिले चिन्हित किए गए हैं। गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में जो है मुख्य रूप से इस जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि बिहार सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए जो है रोड मैप तैयार किए गए हैं। उस रोड मैप के अंतर्गत भी ये जैविक कृषियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है कृषि से रिलेटेड बिंदुओं में, आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये 23 जिलों में जो है समेकित बागवानी विकास मिशन को चलाया जा रहा है। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम ही है बिहान ऐप, जिसके माध्यम से कृषक सेवाएं जो है वो डिजिटली माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसके लिए बिहान नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना रहा है? तो 72.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सकल फसल क्षेत्र था, जिसमें शुद्ध बुआई क्षेत्र जिसे मान ले तो 50.77 लाख हेक्टेयर था। फसल सघनता की बात करें तो 144% था। ये सघनता क्या होता है? अगर एक प्लॉट है, इस प्लॉट में एक सीजन की फसल उगाई गई और अगर ये 1 एकड़ है तो ये यहाँ पे उगाई गई तो ये 100% इसकी खेती हुई। अगर इसी अगले सीजन में, यानी दूसरा जो एक ही वर्ष में सीजन होता है, जैसे रबी में हमने उगाया और खरीफ में जाकर के पुनः इसमें खेती कर लिया और पूरे एरिया का उपयोग कर लिया, तो ये 200% हो जाता है। तो यानी एक वर्ष में एक खेत का कितनी बार प्रयोग किया जाता है उससे प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पे 200% खेती होती है, कहीं पे 100% ही होती है। तो इस प्रकार से औसत फसल सघनता जो है वो 144% है।
सकल सिंचित क्षेत्र यानी सिंचाई के लिए उपलब्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 54.35 लाख हेक्टेयर था, जिनमें सिंचाई की सुविधाएं जो है उपलब्ध है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं, जिनके तहत कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। जल जीवन हरियाली पर्यावरण के साथ साथ जो है वो कृषि को भी विकास दे रहा है, जिसमें सबसे पहला है पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, यानी वैसे नदी तालाब जो लगभग मृत प्राय हो रहे हैं या सूख रहे हैं उनको पुनः जो है पुनर्जीवित करना। उसके बाद है नए जल स्रोतों का इसी दौरान निर्माण करना, जिनसे कृषि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। और तीसरा है जल संग्रहण एवं भंडारण संरचनाओं का विकास करना, यानी नई नई तकनीकें लाना, जैसे चेक डैम और छोटे छोटे डैम बना करके उनको जल को संरक्षित करना और उनसे सिंचाई की विधियों को बढ़ावा देना, जैसे स्प्रिंकल सिंचाई वगैरह इसके माध्यम से जोड़ करके किया जाता है। तो ये सभी योजनाएं जो है इस जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मांस का उत्पादन हुआ है 3.85 लाख टन हुआ है। मछली का उत्पादन मांस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और 6.83 लाख टन हुआ है। अंडा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हुआ और 301.32 करोड़ हुआ है। दूध का उत्पादन जो है ये भी 115.01 लाख टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं कि इतना उत्पादन जो है बिहार में देखने को मिला है। नेक्स्ट है बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि से संबंधित चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया था उसको आपने पढ़ा भी था। इसमें मूल रूप से उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यानी अगर बिहार का मैप इस तरह से आप ले ले तो ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग जानते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और तिरहुत का क्षेत्र आता है, ये जलोढ़ मैदान क्षेत्र है और मुख्य रूप से चावल और गन्ना के फसल के लिए जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये भी जलोढ़ है, क्योंकि यहाँ भी बारिश होती है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा के कारण जो है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से पटसन, गेहूँ और जलीय पौधों के यानी मखाना वगैरह के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण बिहार का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है वो बिहार का जलोढ़ मैदान क्षेत्र ये भी है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बांगड़ क्षेत्र जो है वो अधिक देखने को मिलता है खादर की तुलना में। तो ये भी मैदान क्षेत्र है। इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में जो है इसको विभाजित किया गया है और इस तीसरे को उपवर्ग बना दिया गया है, 3A और 3B के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है हमारा बिहार के कुल भू क्षेत्र में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो 54.2% क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी जहां कृषि नहीं हो सकती वो 23.1%। पड़ती क्षेत्र है जहां पर कृषि अभी नहीं हो रही है लेकिन हो सकती है 12.7%। वन क्षेत्र ये थोड़े से पुराने आंकड़े लग रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा जाएगा तो 6.6%, और अगर अभी हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा तो वो 7 से अधिक है। अकृषि भूमि यानी वर्तमान में पड़ती को छोड़ करके बिल्कुल कृषि विहीन 2.9%। कृषि ऊसर भूमि जो है वो 0.5% है। वर्ष 2019-20 में किन 2 जिलों में नीवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था, यानी उसके कुल क्षेत्रफल के 80% से अधिक क्षेत्र में जो है कृषि कार्य किया गया, तो वो था बक्सर और भोजपुर। यहाँ पर कृषि के सबसे अधिक विकास की संभावना है। फसल सघनता सर्वाधिक कहाँ है, तो वो शिवहर में देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया फसल सघनता से तात्पर्य है कि एक खेत है, इस खेत में एक वर्ष में आप कितनी बार खेती कर लेते हैं उससे फसल सघनता पता चलती है। तो सबसे ज़्यादा फसल सघनता जो है वो शिवहर में देखने को मिलती है। वहाँ एक खेत में कम से कम 2 बार वर्ष में जरूर खेती होती है और कुछ खेतों में 3 बार भी खेती कर ली जाती है। फसल सघनता सबसे कम जो है वो गया में देखने को मिलती है। इसका कारण सिंचाई की अनुपलब्धता और गर्मी अधिक पड़ने के कारण जो है इस तरह की समस्या वहाँ देखने को मिलती है। तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो कि कृषि से संबंधित थे। लास्ट में आते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ और आंकड़ों को देख लेते हैं। 2020-21 में सर्वाधिक विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए जिलावार आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं।
उत्पादन का मतलब होता है केजी में, और उत्पादकता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में, यानी 1 हेक्टेयर अगर आपकी भूमि है तो 1 हेक्टेयर में आपका उत्पादन कितना होता है उससे डिवाइड करके उत्पादकता जो है हम लोग निकालते हैं। तो चावल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, लेकिन इसका उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा यानी 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में देखने को मिला। ये 2020-21 के आंकड़े हैं। गेहूं की बात कर ले तो रोहतास में सबसे अधिक होता है उत्पादन, लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन बेगूसराय में देखने को मिला। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कटिहार में होता है, लेकिन अगर हेक्टेयर की बात कर ले यानी उत्पादकता की तो सबसे ज़्यादा अररिया जिला में 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दलहन जो है वो पटना में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, लेकिन इसका उत्पादकता दर सबसे ज़्यादा जहानाबाद में 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखने को मिला। तो उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे, और ये आंकड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और कुछ आंकड़े और हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। वर्ष 2020-21 में कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक 3 उत्पादन फल जो है उनके आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें केला सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका उत्पादन 19.8 लाख टन हुआ, आम का उत्पादन 15.5 लाख टन हुआ, अमरूद का उत्पादन 4.3 लाख टन हुआ। वर्ष 2020-21 में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े, फल का उत्पादन जो है वो 50 लाख टन हुआ, फूल का उत्पादन 11.14 हजार टन हुआ, और सब्जी का उत्पादन जो है वो 179.05 लाख टन हुआ। तो यानी कृषि के उत्पादन के अलावा फल फूल और सब्जी के उत्पादन के आंकड़े भी इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विविध बिंदुओं को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद आज का अध्याय हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए सेक्टर को देखेंगे। ईंख का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पश्चिम चंपारण में होता है, जो कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, और वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है होता है। अकेले इसका योगदान जो है वो 53% है, यानी बिहार के टोटल गन्ना उत्पादन में अकेला 53% योगदान जो है वो पश्चिम चंपारण का देखने को मिलता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, और पूरे बिहार का लगभग 48% उत्पादन जो है वहीं से देखने को मिला है। ऊन का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना रहा, तो लगभग 1.7 लाख किलोग्राम जो है ये रहा। बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 365.4 लाख जो है ये पशुओं की कुल संख्या देखने को मिली। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है, तो यूरिया आपको पता है सबसे ज़्यादा खपत होती है, चूँकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण उर्वरक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो यूरिया का किया जाता है। हाल ही में यूरिया के सीजन जो होता है उसमें यूरिया की कमी को लेकर के कई विरोध प्रदर्शन भी आपको पेपर में पढ़ने को मिले होंगे। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई है, तो रोहतास में। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी कि गेहूं चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो रोहतास में। तो जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन है वहाँ सबसे ज़्यादा खपत है। एनपीके की सर्वाधिक खपत कहाँ हुई, एनपीके मतलब नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस की बात की जा रही है। इसकी जो खपत है वो सबसे ज़्यादा पूर्णिया में हुई है, और सबसे कम खपत जो है इसकी शिवहर जिले में हुई है। तो यहाँ क्षेत्रफल भी कम है, इसलिए यहाँ पे उर्वरक की खपत भी कम हुई है। पूर्णिया का क्षेत्रफल ठीक ठाक है और वहाँ से खपत भी अधिक हुई है। तो ये था आज के हमारे प्रमुख आंकड़े जो 3 अध्याय से लेकर के जुड़े हुए थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। इस